नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। और अब चलते हैं दिन भर की खास खबरों की ओर। अजमेर के पुलिस लाइन ग्राउंड में आज 3 दिवसीय पुलिस स्थापना दिवस कार्यक्रम के पहले दिन पुलिस अधिकारियों ने ग्राउंड में झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान चलाया। इस मौके पर अजमेर रेंज आईजी, पुलिस अधीक्षक और उपस्थित पुलिस अधिकारियों ने सबसे पहले पुलिस लाइन ग्राउंड में झाड़ू लगाकर ग्राउंड को स्वच्छ किया। इसके पश्चात सभी ने मिलकर 100 पौधों का वृक्षारोपण किया। देखिए, राजस्थान पुलिस दिवस समारोह हम 10, 11 और 12 3 दिन में बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। आज यहाँ अजमेर के पुलिस लाइन में एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहिबान, डिप्टी एसपी साहिबान, हमारे एसएचओ साहिबान, हमारे ज़िले के जो और हमारे पुलिसकर्मी हैं, सभी यहाँ पे मौजूद हैं। आज हमने दिन की शुरुआत हमारे लाइन परिसर के अंदर और बाहर की साफ़ सफाई के साथ की है। साफ़ सफाई के बाद में हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं। आज हम करीब 100 पौधे लगा रहे हैं और टारगेट ये है कि पहली बारिश के साथ ही इस परिसर को और हरा भरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग पेड़ लगाएं। इसके बाद शाम को भी कुछ हमने कार्यक्रम साइकिल रैली रखी है। साइकिल रैली के साथ ही शाम को एक स्पोर्ट्स इवेंट भी हमने आयोजित किया है आज। तो हम सभी लोग बड़े उत्साह के साथ में पुलिस दिवस के इस 3 दिवसीय समारोह को मना रहे हैं। अजमेर की हाईसिक्योरिटी जेल में लगातार मोबाइल मिलने के मामले सामने आते रहे। एक बार फिर से जेल में कीपैड मोबाइल पाया गया। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि सेल नंबर 3 में बंद जगत सिंह के पास कीपैड मोबाइल बरामद हुआ है। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मामला ये है कि हाई सिक्योरिटी जेल है घूगरा में, वहाँ पे दिनांक 8/6/2024 को सुप्रिटेंडेंट श्री पारस जी द्वारा आकस्मिक चेकिंग की गई थी जेल में बंदियों की। तो रात्रि के समय चेकिंग की गई मेरी टीम के, उनकी जेल प्रहरियों के साथ में। तो वार्ड नंबर 1, ब्लॉक नंबर 3, 4 और सेल नंबर 3 में जगतपाल उर्फ जगत सिंह के कब्जे से एक कीपैड मोबाइल चालू मिला है, जो उनके द्वारा जब्त किया जाकर यहाँ एफआईआर दर्ज कराई है जरिए प्रहरी के। उस पर प्रकरण संख्या दर्ज करके अनुसंधान जारी है। कहाँ का रहने वाला जगत सिंह है ये मेघना, थाना 9। सामाजिक सेवा में अग्रणी रहने वाली पहल जन सेवा संस्थान की ओर से अजमेर के जवाहर रंगमंच पर रविवार को विलक्षण प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें 90% से अधिक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। पहल जन सेवा संस्थान की ओर से विलक्षण प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन अजमेर के जवाहर रंगमंच पर किया गया। इस कार्यक्रम में 90% से अधिक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया, जिसमें करीब 450 से अधिक 53 स्कूल के बच्चे शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान प्रखर वक्ता और वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने अपने संबोधन से उपस्थित लोगों को मोटिवेट किया। इस कार्यक्रम में दक्षिण विधायक अनीता बधेल, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, पहल जन सेवा संस्थान के अध्यक्ष नितेश आत्रे सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज पहल जन सेवा संस्थान के द्वारा हर वर्ष की भांति विलक्षण प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मान समारोह में अजमेर शहर की वह प्रतिभाएं, वह छात्र छात्राएं, वे बच्चे जिन्होंने कि 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जो कि मेरिटोरियस हैं, उन छात्र छात्राओं को एक हमने प्लेटफॉर्म दिया, उनको सम्मान करने का, उनको मोटिवेशन करने का, ताकि वे फ्यूचर में और ग्रोथ कर सकें और आगे बढ़ सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने एक मोटिवेशन स्पीकर के रूप में, जो पूरे देश में राष्ट्रवाद की लोगों को जला रहे हैं, ऐसे प्रखर वक्ता, विचारक, राष्ट्रीय चिंतक श्री पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ को आमंत्रित किया और उनकी स्पीच को सुनने के लिए ये जवाहर रंगमंच का पूरा ऑडिटोरियम और उसके बाहर का पंडाल सब कुछ भर चुका है और लोगों में और बच्चों में बहुत उत्साह है और सब आत्मीयता से और ग्रहणता से इस पूरे कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं। कितने बच्चे लगभग 450 तो वह बच्चे हैं जिन्होंने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। उसके अलावा जो हमारे अजमेर शहर के सामाजिक एवं प्रबुद्धजन लोग हैं, उन बच्चों के पेरेंट्स हैं, वह सब कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं। लगभग कितने स्कूल है आज? लगभग 53 स्कूलों के बच्चे हैं। आज इस विशेष अवसर पर आपके सामने खड़े होना मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। 12वीं कक्षा में 93.4% अंक प्राप्त करना मेरे लिए एक महान उपलब्धि है और मैं मानती हूँ कि ये सफलता सिर्फ मेरी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि मेरे आसपास के लोगों के अद्वितीय योगदान का भी परिणाम है। आज मैं अपनी इस सफलता को अपने उन शिक्षकों के साथ साझा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी जिज्ञासा को प्रज्वलित किया, अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने इस सफर को सुखद बनाया और अपने माता पिता के साथ जिन्होंने मेरा मनोबल हमेशा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।
कुछ खा पी ले। पिज्जा पॉइंट कंगौर for delicious moment. भारतीय सिंधु सभा की ओर से आयोजित सिंधी बाल संस्कार शिविर का समापन बड़ी धूमधाम से हुआ। इस मौके पर ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत स्वरूपदास उदासीन ने अजय नगर इकाई की ओर से मेडिटेटिव स्कूल में द्वितीय सिंधी बाल संस्कार शिविर के समापन अवसर पर कहा कि बच्चे शिविरों के पश्चात भी निरंतर अभ्यास करते रहें एवं दरबारों में पूजन करते रहें तो संस्कारवान होंगे। भारतीय सिंधु सभा की ओर से आयोजित सिंधी बाल संस्कार शिविर का समापन बड़ी धूमधाम से हुआ। सामूहिक प्रार्थना व भजनों से बच्चों ने सभी का मन मोह लिया। इस मौके पर ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत स्वरूपदास जी उदासीन ने अजय नगर इकाई की ओर से मेडिटेटिव स्कूल में द्वितीय सिंधी बाल संस्कार शिविर के समापन अवसर पर कहा कि बच्चे शिविरों के पश्चात भी निरंतर अभ्यास करते रहें एवं दरबारों में पूजन करते रहें तो संस्कारवान होंगे। कार्यक्रम के शुभारंभ पर विद्यालय अध्यक्ष धर्मेंद्र हेमनानी, संरक्षक रमेश लकानी, संगठन मंत्री मोहन कोटवाणी, कमलेश शर्मा, समाजसेवी मोहन लालवाणी, जिला मंत्री रमेश वली रमाणी, संरक्षक गुल छताणी की गरिमामयी उपस्थिति में आराध्य देव झूलेलाल, भारत माता, सरस्वती माता व हेमू कालानी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर किया गया। सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार तीर्थानी ने कहा कि शिविरों का अभी विश्राम हुआ है, परंतु निरंतर साप्ताहिक मिलन के साथ बड़े विद्यार्थियों के कैरियर काउंसलिंग के शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। शिविर प्रभारी मधु आहूजा ने बताया कि शिविर में 77 विद्यार्थियों की उपस्थिति रही, जिन्हें प्रदेश द्वारा प्रकाशित संस्कार पुस्तक के साथ कॉपी, पेन व सामग्री वितरित की गई। सभी को प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। स्वागत भाषण अर्जुन टहलियानी व आभार इकाई सचिव चंद्रप्रकाश लकानी ने दिया। मंच का संचालन रमेश बालानी ने किया। शिविर के प्रारंभ में बच्चों को योग व प्रार्थना नरेश टिलवाणी व महेश टेकचंदानी ने कराई। शिक्षण कार्य निर्मला दीदी, कुमकुम छतवाणी, संजना गोपलानी, शंकर सबनानी व संगीत के प्रशिक्षण वंदना खत्री ने दिया। कार्यक्रम में इच्छापूर्ण झूलेलाल के अध्यक्ष राम बलवानी, समाजसेवी केटी वाधवानी, सीताराम बच्चानी, कन्हैयालाल भैरवानी, वासुदेव बच्चानी, अर्जुन दास केवलानी, हेमंत दास, राजू भक्तानी, अशोक हरिरमानी, अर्जुन टहलियानी सहित अलग अलग संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चारण साहित्य शोध संस्थान में रविवार को चारण साहित्य समारोह 2024 का 2 सत्रों में आयोजन किया गया। इसमें अप्रकाशित चारण साहित्य के प्रकाशन की दिशा में कार्य करने हेतु विचार व्यक्त किए गए। संस्थान अध्यक्ष बावर सिंह चारण ने बताया कि चारण साहित्य समारोह 2024 का आयोजन रविवार को 2 सत्रों में हुआ, जिसमें संजय दान, रघुवीर सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सरोज लखावत ने किया। चारण साहित्य शोध संस्थान में रविवार को चारण साहित्य समारोह 2024 का 2 सत्रों में आयोजन किया गया। इसमें अप्रकाशित चारण साहित्य के प्रकाशन की दिशा में कार्य करने हेतु विचार व्यक्त किए गए। संस्थान अध्यक्ष बावर सिंह चारण ने बताया कि चारण साहित्य समारोह 2024 का आयोजन रविवार को 2 सत्रों में हुआ। इसमें चारण साहित्य के संरक्षण के संबंध में विद्वानों द्वारा विचार व्यक्त किए गए। निगल साहित्य के उत्थान पर भी चर्चा की गई। पद्मश्री श्री सीपी देवल ने कहा कि चारण साहित्य विपुलता के लिए हुए हैं, इसका अधिकांश भाग आज भी छुपा हुआ है। चारण साहित्यकारों और कवियों के वंशजों के पास उसकी पांडुलिपियाँ विद्वान हैं। इस प्रकार के साहित्य को बाहर लाना होगा। इसका प्रकाशन करने से साहित्य समाज की थाती बन सकेगी। ऐसे साहित्य को प्रकाशन के लिए चारण साहित्य शोध संस्थान में उपलब्ध कराने का आह्वान किया। अखिल भारतीय चारण महासभा का अध्यक्ष एवं समारोह के मुख्य अतिथि सीडी देवल ने कहा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि कुप्रथाओं से दूर रहा जाए।
टीका जैसी प्रथा से समाज में बिखराव की आशंका है। इसे दूर करने के लिए समाज को आगे आना चाहिए। शराब सहित सभी प्रकार के नशे को छोड़ने में ही भलाई है। सामूहिक विवाह को अपनाना समय की आवश्यकता है। समाज में शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए सामाजिक संस्थाएं अच्छा कार्य कर रही हैं। चारण साहित्य समारोह 2024 के समारोह में प्रथम सत्र वाणी तो डिंगड़ वंदा सत्र में डॉक्टर शक्तिदान कविया स्मृति डिंगड़ साहित्य सम्मान डूंगरदान आशिया बलाऊ को प्रदान किया गया। डॉक्टर कविया के जीवन कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डाला गया। साथ ही गिरधरदान रत्नु दासोड़ी मेघुदान जनकली तथा मीठे खा मीर द्वारा डिंगड़ काव्य पाठ किया गया। प्रोफेसर मंजुला बारेट ने समान बाई पर वक्तव्य प्रदान किया एवं श्रीमती श्रद्धा आड़ा ने चारण समाज में महिला सशक्तिकरण पर वक्तव्य प्रदान किया। इस अवसर पर ओंकार सिंह लखावत ने कहा कि भाषा हमारी संस्कृति का मूल है। इसके अलावा में परंपराओं और संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती। चारण साहित्य समारोह 2024 के दौरान संत ईसरदास कक्ष का उद्घाटन किया गया। इस कक्ष का निर्माण स्वर्गीय दुर्गादान और उनकी पत्नी अनूप कंवर की स्मृति में उनके पुत्र भंवर सिंह चारण के द्वारा करवाया गया। समारोह में लेखक जसकरण बारहट बांगुड़ी की पुस्तक मातांजलि का विमोचन किया गया। इस दौरान 7वें अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महोत्सव में सर्वोत्कृष्ट ज्योतिष सम्मान प्राप्त करने पर डॉक्टर इंदु चारण का अभिनंदन किया गया। कच्छ के प्रसिद्ध समाज सेवक वालजी भाई सिंगोड़ी तथा सिद्धार्थ देव मानव को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समारोह का दूसरा सत्र चारण साहित्य शोध सम्मान पर केंद्रीय रहा। इस सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर अंबादान जी रोहेडिया ने की और सारस्वत अतिथि के रूप में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति अनिल कुमार शुक्ला मौजूद रहे। कार्यक्रम में कच्छ के पूर्व सांसद पुष्पदान भाई एस गढ़वी ने राव लखपत ब्रजभाषा पाठशाला की प्राचीन पांडुलिपियों की डिजिटल प्रति संस्थान को भेंट की। इस समारोह में चारण जाति व साहित्य पर पीएचडी शोध कार्य करने वाले बाढ़ शोधार्थियों को चारण साहित्य शोध सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सीडी देवल, प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला, पुष्पदान भाई एस गढ़वी, भंवर सिंह चारण, ओंकार सिंह लखावत, पद्मश्री डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल, डॉक्टर अंबादान रोहेडिया, श्रीमती श्रद्धा आड़ा, प्रोफेसर मंजुला बारेट, विद्वान सहित मदन दान, वीरेंद्र सिंह, डॉक्टर लक्ष्मण, डॉक्टर रामकृपाल, आवर्दान, रामेश्वर, संजय दान, रघुवीर सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सरोज लखावत ने किया। ये कार्यक्रम चारण साहित्य शोध संस्थान के तत्वावधान में हर साल होता है। 9 जून 1985 को इस संस्थान की स्थापना हुई थी। उस वक्त अध्यक्ष आदरणीय ओंकार सिंह जी लखावत थे और सचिव थे सीपी देवल, और उन्होंने इस बच्चे को पाल पोस करके बड़ा किया है। आज ये संस्थान को 40 वर्ष हो गए और 40 वर्ष में इस संस्थान ने, पहले ये केवल प्रशासनिक भवन था, अब इसमें चारण विद्यापीठ है, 10वीं क्लास तक चलती है। लगभग 25 कमरे अपने छात्रावास में हैं जिसमें छात्र रहते हैं, जिनको हम बिना प्रॉफिट बिना लॉस के इनको रखते हैं, उनसे पैसा नहीं लेते, और जो बिजली का खर्चा आता है उनसे लेते हैं। और तीसरा ये शोध संस्थान चल रहा है जिसमें जितने भी चारणों के साहित्य है, उन लोगों का भी साहित्य जिन्होंने डिंगल या राजस्थानी पर, वो चाहे दूसरी जाति के लोग भी हो जिन्होंने लिखा है, तो वो सारा साहित्य हम यहाँ संग्रहित करते हैं, और जो प्रकाशित नहीं हुए उसको प्रकाशन करने की कोशिश करते हैं, प्रकाशित करवाते हैं। और चौथा हमारा ये भक्ति धाम है जिसमें रोज़ाना सवेरे शाम को पूजा होती है, और यहाँ पर हर साल भागवत कथा का आयोजन होता है जो अब 24 तारीख से होगा। आज क्या चल रहा है? आज शोध संस्थान में यह है कि सवेरे तो जो कार्यक्रम हुआ संपन्न, उसके अंदर डिंगल जो कवि थे उन्होंने अपना काव्य पाठ किया। इसके अलावा डिंगल साहित्य में जिन्होंने अच्छा काम किया उनको हमने पुरस्कृत किया। और अब जो कार्यक्रम होगा, जिन्होंने राजस्थानी साहित्य पर ग्रंथ लिखे हैं यानी पीएचडी की है, जो डॉक्टर बने हैं, वो उनका हम सम्मान करेंगे। अब 3 बजे से वो कार्यक्रम होगा, वो अब तब तक चलेगा, जिसमें यह उनके द्वारा जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो लेकर के आए हैं, वो दूसरे चाहे चारण हो या अन्य जाति के हो, उन सबको हमने सम्मानित करेंगे, उनकी किताबें रखेंगे, और उनकी जो उन्होंने मैन्यूस्क्रिप्ट हमें देंगे जो प्रकाशित नहीं हुई है, कोशिश करेंगे हम उसका प्रकाशन। इसमें कहाँ से आए? हाँ, कहाँ से आए? पूरे राजस्थान से हमारे चारण समाज के लोग आए हैं, और अन्य लोग जिन्होंने चारण साहित्य या राजस्थानी साहित्य में काम किया वो लोग भी। मुख्य अतिथि हमारे अखिल भारतीय चारण गढ़वी समाज के अध्यक्ष है सीडी देवल साहब, वो अतिथि रहे, वो हमारे मुख्य अतिथि है। और अध्यक्षता की है पुष्पदान जी देवल है, पुष्पदान जी गढ़वी है जो हमारे गुजरात के हैं, जो पूर्व सांसद रहे हुए हैं, वो आज के समारोह का अध्यक्ष। आपका नाम और पद? मेरा नाम भंवर सिंह चारण है, एरमो साहित्य शोध संस्थान का अध्यक्ष। उन्होंने डिंगल और चारणी साहित्य का उल्लेख किया।
तो जो वहाँ पर मुख्य अतिथि थे वो उत्तर प्रदेश के, वो खड़े होंगे बीच में, उन्होंने कहा कि हम चारणी साहित्य को मान्यता नहीं देते। चारणी साहित्य होता है, और प्रिंसिपल साहब को तो यहाँ से गए थे तो बहुत बुरा गेट चला नहीं। उसके बाद उन्होंने मेरे को हमें किसी कार्यक्रम में मुझे लगा अदालत में दिल्ली गया और चारणी साहित्य के बारे में उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों ने ये टिप्पणी की, और वो भी जब स्वतंत्रता संग्राम के बारे में मैं बोल रहा था और राजस्थानी और टिग्री का मैं उल्लेख कर रहा था, उस समय ये समझी गई। हम ये दोनों बात ही कर रहे थे कि हम जिस जगह गए थे वहाँ के भारतीय अधिकारी ने अपना भाषण शुरू किया। मैं बात वहाँ से इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज का कार्यक्रम है, उन्होंने कहा कि सब लोगों को क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी एक भी भाषा नहीं है जो सारे हिंदुस्तान में बोली जाती है। ब्यावर रोड एकता नगर के नजदीक स्थित कॉलोनी के क्षेत्रवासियों ने क्षेत्र की समस्याओं से परेशान होकर आज संभागीय आयुक्त के समक्ष गुहार लगाई। क्षेत्रवासियों ने कहा कि लंबे समय से प्रत्येक प्रकार की समस्याओं से क्षेत्र में रहने वाले लोग जूझ रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। ब्यावर रोड एकता नगर के नजदीक स्थित कॉलोनी के क्षेत्रवासियों ने क्षेत्र की समस्याओं से परेशान होकर आज संभागीय आयुक्त के समक्ष गुहार लगाई। आज सभी क्षेत्रवासी अपनी समस्याओं को लेकर संभागीय आयुक्त के कार्यालय पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रवासी अरशद अंसारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कॉलोनी की सड़क पूरी तरह से टूटी पड़ी है। क्षेत्र में कोई कचरा पात्र नहीं होने से सारा कचरा रोड पर पड़ा रहता है, जिससे कई घातक बीमारियों का डर बना रहता है। उन्होंने कहा कि पिछले करीब 40 साल से ये कॉलोनी यहाँ बसी हुई है, लेकिन आज तक ना तो पंचायत से उन्हें कोई सहयोग मिला और ना ही नगर निगम द्वारा उन्हें अपने दायरे में शामिल किया गया। जी, हम एकता नगर ब्यावर रोड पे एफसीआई गोडाउन के जस्ट पीछे वाली कॉलोनी से आए हुए हैं, जो कि शहर से बिल्कुल जुड़ी हुई है। यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर ही है। हमारी कॉलोनी में ना तो सड़क है, प्रॉपर टूटी फूटी है। हम कोशिश करके प्राइवेटली उसको बनवाते भी हैं, लेकिन वो बारिश से भी टूट जाती है। पानी का कोई निकास नहीं है। अभी बरसात आएगी अगले महीने, हमारे घुटने से ज्यादा पानी रहता है। हमें रोडों पे तो अपनी गाड़ियां खड़ी करनी पड़ती हैं, तब कहीं यहाँ जाके हम घर से बाहर निकल पाते हैं। ना वहाँ पे कचरे डस्टबिन वगैरह है, तो जगह जगह कचरे पड़ा हुआ है, उससे मच्छर वगैरह सब हर बार देखना। सबसे ज्यादा बीमार गांव के लोग इसीलिए तो होता है। कहते हैं कि गांव के ना तो हम गांव के ना शहर के, हम बीच के हो गए हैं। पंचायत कहती है कि है ना, आप हमारे साथ नहीं आते हो, आप तो शहर से जुड़े हुए हो, हम आपके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। वो साफ मना कर देती है पंचायत। शहर में आते हैं नगर निगम वालों से, कहते हैं नगर निगम वाले कहते हैं कि आप तो पंचायत से जुड़े हुए हो, हम इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम आपको कोई विकास नहीं कर सकते। जाए तो कहाँ जाए, इसलिए हम 3,000 समथिंग, 3 से 3,500 के समथिंग आबादी है हमारी कॉलोनी की। पूरी कॉलोनी में आप चाहे गली में चले जाओ, पानी की समस्या है। पानी का कोई टाइमिंग नहीं है, कब आता है कब जाता है कुछ पता नहीं है। लाइटों का वो ये पोल तो लग गए, लेकिन उस पर लाइटें नहीं लगी। पोलों का क्या करें? अधिकारियों को अवगत कराया जी, पहले हमारे सेक्रेटरी साहब है, ये कम से कम 30 सालों से प्रयासरत है के पास हमारी सोसाइटी को नगर निगम में सम्मिलित करने के लिए। हमारी सोसाइटी को बसे में 40 साल हो गए और हम लोग 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं सोसाइटी को डेवलप करने के लिए। हमारी सोसाइटी में ना रोड है, ना नाला नाली है पानी निकास के लिए, ना पानी की पाइपलाइन बिछी हुई है बीसलपुर की, ओके, ना स्ट्रीट लाइट लगे हुए। 120 पोल है टोटल, 120 पोल है, किसी में भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। कचरा फेंकने के लिए कचरा पात्र नहीं है। पूरी कॉलोनी डंपिंग यार्ड बन चुकी है। सब कचरा फेंकने कचरा पात्र नहीं है तो हम कहाँ फेंके? तो आसपास के लोग भी वहाँ पे आगे फेंक देते हैं, ओके। हाँ, पट्टे मिले। हमारी सोसाइटी है वो एजुकेशन हब है, वहाँ पे 3 स्कूल है, जिसमें एक सरकारी स्कूल है, 2 प्राइवेट है। और आगे तो उसके बावजूद भी मतलब कोई विकास का काम नहीं हो रहा है, ओके। तो अभी हम चाहते हैं कि अभी बहुत अच्छी मतलब कलेक्टर है, कहते हैं मतलब सूद ले रही है। आपने जो देखा भी कई सालों से काम रुके थे ब्रिज के सुभाष नगर पे, वो भी चालू हो गया है। तो हम चाहते हैं कि जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित भी यहाँ पे मतलब कि हमारी तरफ फोकस करें। संभागीय आयुक्त सर को हमने ज्ञापन दिया अभी, सर ही बहुत अच्छे हैं सर, हम चाहते हैं सर हमारा तो फोकस करें। हमारी मतलब सर ये अपने यहाँ से 8 किलोमीटर डिस्टेंस पे, उत्तर में दक्षिण में? दक्षिण में सर, दक्षिण में, ओके। ब्यावर रोड पे ही है। वहाँ पर आप जो स्थानीय विधायक है उनसे मिले? हाँ, मिले। हमारे स्थानीय विधायक सुरेश सिंह रावत लगते हैं, हमारे यहाँ के। जी।
जी 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 तो हम यहाँ पे आए इसलिए हम यहाँ पे इसलिए आए। मेरा नाम अरशद अंसारी। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। Pizza Point, Kangor. For delicious moments. मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के तहत इंटर्नशिप करने वाले आशार्थियों ने बकाया राशि का भुगतान नहीं होने पर आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आशार्थियों ने जानकारी देते हुए बताया कि वेतन नहीं मिलने के बाद भी उन्हें प्रत्येक दिन कार्यालय जाना पड़ता है, जिसमें उनके आने जाने का खर्चा भी हो रहा है। उसके बावजूद भी 9 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के तहत इंटर्नशिप करने वाले आशार्थियों ने बकाया राशि का भुगतान नहीं होने पर आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आशार्थियों ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यालय रोज जाने और काम करने के बावजूद बकाया राशि 2023 अगस्त महीने से मिलना बंद हो गई, जिस वजह से कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोज आने जाने के लिए कोचिंग या घर खर्चे चलाने तक में काफ़ी परेशानी हो रही है। योजना के अंतर्गत आने वाले सभी युवाओं ने जल्द से जल्द बेरोजगारी भत्ता दिलवाने की मांग की। जी, ये रोजगार योजना जो बनाई गई है ये गहलोत सरकार द्वारा दी गई थी। तब तक तो हमारा पेमेंट आ रहा था, लेकिन जब से भजन लाल जी की सरकार आई है, बीजेपी सरकार ने दाखिला दिया है, तब से अभी तक तो हमारी सैलरी नहीं आ रही है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इन सब चीज़ों से बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि कई दफ़ा घर वालों से भी मांगना पड़ता है, कुछ हम भी मैनेज करते हैं। तो सर बहुत ज़्यादा हम परेशान हो रहे हैं ये। और कार्यालय वाले हम पे ये अलग निर्देश डालते हैं कि आप रेगुलर आओ, तो हमें रोज़ वहाँ भी जाना पड़ रहा है, तो किराया तो लगता ही है चारों तरफ का। इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। और पिछले 9 महीने से 1-2 महीना होता है तो समझ आता है। पिछले अगस्त तक हमारा सैलरी आई हुई है, उसके बाद सितंबर से सैलरी नहीं आई है, तब से लेके कंटिन्यू अभी तक में भी सैलरी नहीं आ रही है। और आगे तक का भी अभी कुछ कह नहीं सकते। हमारी 2 साल कंप्लीट होने वाली है। अभी 22 जुलाई तक को लास्ट है हम लोगों का, कुछ स्टूडेंट्स का, और कुछ जुलाई है, कुछ किसी का अगस्त है, किसी का सितंबर दिसंबर है। ऐसे करके हमारी 2 साल कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अभी तक सैलरी का तो कुछ पता नहीं है। रीजन तो यही कहा था कि सरकार चेंज हो गई है, तो आप सरकार के कान में डालिए। अब किस तरीके से डालें, हमें तो कोई अवगत कराएं कि कहाँ जाना है और कहाँ हमको अपनी कंप्लेंट देनी है, हमें तो मालूम पड़े। क्योंकि स्टूडेंट्स को, अब सभी स्टूडेंट्स से कोचिंग जाते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, ग्रेजुएशन होने के बाद ही पढ़ाई खत्म थोड़ी हो जाती है। कंटिन्यू किसी को कुछ ना कुछ करना रहता है, जीवन में अपना भी एक टारगेट है, तो सब अपने टारगेट पे लगे हुए हैं। लेकिन ठीक है, ये पार्ट टाइम जॉब दे रखा था सरकार द्वारा, तो सभी अपना काम करना चाहते थे कि कम से कम सैलरी तो आए, साइड पैसा आएगा तो हम कोचिंग में भरेंगे, हमारी कोचिंग करेंगे। योजना की तहत ये मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 में हमारे अजमेर से तो नहीं कह सकती हूँ, मेरे ऑफिस, हमारे खुद के ऑफिस में तो 20 स्टूडेंट हैं। 20 होगी, 20 की नहीं आई, और कह सकते हैं पूरे राजस्थान की नहीं आई होगी। इससे पहले अगस्त तक की सैलरी आई है, उसके बाद किसी की नहीं आई। हम मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत कार्य कर रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता मिलता है हमें, लेकिन वो पिछले 9 महीने से हमें नहीं मिल रहा। और हम ऑफिस रेगुलर आ रहे हैं, हमारे आने जाने का किराया लगता है,
तो हमारी पेमेंट बिल्कुल भी नहीं आ रही। इसके तहत हमने आज कलेक्टर मैम को ज्ञापन दिया है कि हमारी पेमेंट किस तहत नहीं आ रही है, जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई की जाए। भैया कितने वर्कर काम कर रहे हैं वहाँ? हमारे ऑफिस में तो 20 लोग काम करते हैं, वैसे अजमेर में बहुत सारे लोग हैं, फिर राजस्थान में भी हैं, अलग अलग ज़िले में बहुत सारे, तो सबकी पेमेंट ही नहीं आ रही है। करीब क्या सैलरी हुई है? हमारी सैलरी 4000 है। हम 9 महीने हो गए हैं। इससे पहले नहीं, इससे पहले हमारी पेमेंट आ रही थी। पिछले साल से सितंबर से हमारी पेमेंट नहीं आ रही है। सब अपने कुछ गांव से आ रहे हैं, कुछ अजमेर के दूर दूर इलाके से आ रहे हैं, सब आ ही रहे हैं। रोज कितना खर्चा होता है? रोज आने जाने का 60 रुपये कम से कम। किस तरह परिवार की परेशानी का सामना करना पड़ता है? परेशानी तो यही है कि फिर दूसरे तरीके से हमें दिक्कतें आ रही हैं, हर काम करने में पैसे तो मिल ही नहीं रहे, फिर काम कैसे होगा? पढ़ाई करने में दिक्कत आती है। अब ये है, पहले तो सरकार बिना काम करे ही पेमेंट दे रही थी, लेकिन इस साल काम कर रहे हैं फिर भी पेमेंट नहीं मिल रही है, तो दिक्कत। आजकल व्हाट्सएप पर आने वाली अज्ञात कॉल के कारण कई लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं। फ्रॉड करने वाले शातिर बदमाशों द्वारा पुलिस अधिकारियों की फोटो आईडी लगाकर लोगों को फोन किया जाता है। लोगों को उनके घर के सदस्यों के नाम पर डरा धमका कर पैसे वसूल किए जा रहे हैं। कई बार ऐसी कॉल विदेशी नंबरों से भी आ रही हैं। इसलिए स्वामी न्यूज़ सभी दर्शकों से अपील करता है कि इस तरह की कॉल से सावधान रहें। आजकल व्हाट्सएप पर आने वाली अज्ञात कॉल के कारण कई लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं। फ्रॉड करने वाले शातिर बदमाशों द्वारा पुलिस अधिकारियों की फोटो आईडी लगाकर लोगों को फ़ोन किया जाता है। लोगों को उनके घर के सदस्यों के नाम पर डरा धमका कर पैसे वसूले जा रहे हैं। कई बार ऐसी कॉल पाकिस्तान के नंबरों से आ रही है, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। हाल ही में व्हाट्सएप पर अज्ञात कॉल्स के माध्यम से धोखाधड़ी के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये कॉल्स अक्सर विदेशी नंबरों, खासकर पाकिस्तान जैसे देशों के नंबरों से आती है और इनका मकसद लोगों को डराकर या धोखा देकर पैसे वसूलना होता है। ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए हम आपको कुछ सावधानियां बता रहे हैं, जिन पर ध्यान देकर आप इन फ्रॉड से बच सकते हैं। अगर आपको किसी अज्ञात नंबर से कॉल आती है, खासकर विदेशी नंबर से, तो उसे तुरंत डिस्कनेक्ट कर दें। किसी भी अज्ञात कॉल पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे घर परिवार सदस्यों के नाम, नंबर, बैंक डिटेल्स, OTP आदि साझा न करें। अगर कोई कॉलर आपको धमकाता है या डराने की कोशिश करता है तो शांत रहें और उनकी बातों पर ध्यान न दें। किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें और किसी भी अज्ञात ऐप को डाउनलोड ना करें। अपने फ़ोन में एंटीवायरस या सुरक्षा एप्लीकेशन इंस्टॉल करें जो ऐसे धोखाधड़ी वाले कॉल्स को पहचान सकें। अगर आपको किसी संदिग्ध कॉल का सामना करना पड़ता है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। अपनी व्हाट्सएप प्राइवेसी सेटिंग को अपडेट रखें ताकि केवल आपके संपर्क ही आपके कॉल कर सकें। सावधानी और सतर्कता बरतकर आप इस तरह की धोखाधड़ी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहें स्वामी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।